हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हम जून 2021 का ECO 02 अकाउंटेंसी 1 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें कि हमारे जो टोटल है 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि हमें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस चैनल पे जो है आपको ECO 02 के प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में मिलेंगे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर A1 का ए पार्ट है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, नेम द डिफरेंट पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग हम करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, उसका क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या ऑब्जेक्टिव होती है उस अकाउंटिंग का, और उसमें कौन कौन सी पार्टीज जो है इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। ओके, तो यहाँ पे जो है पॉइंट वाइज आंसर है ये। The main objective of accounting are to maintain a systematic record of business transaction। अकाउंटिंग की हेल्प से जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रही है उनका हम एक रिकॉर्ड रख सकते हैं, जो कि हेल्पफुल होता है हमारे लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट है टू असर्टेन द रिजल्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। मतलब जो भी हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनसे क्या रिजल्ट हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, टू असर्टेन द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट। अगर मान लीजिए कोई भी जो है बिजनेस फर्म है, अपने जो भी ट्रांजेक्शन है उनकी अकाउंटिंग कर रही है, तो उसमें हमें ये पता चल सकता है उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से कि क्या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। ओके, टू असर्टेन द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट। ओके, फोर्थ है टू कीप अकाउंट्स ऑफ कैश। कैश का ये ब्यौरा रखने के लिए कि कैश कितना है या कितना नहीं है। टू कंट्रोल ओवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। जो हमारी एसेट्स है और लाइबिलिटीज है उस पर हमारा कंट्रोल रहे, इस वजह से हम जो है अकाउंटिंग करते हैं। टू कंट्रोल मनी डिफेल्केशन एंड कॉस्ट। जो मनी हमारी है उसमें कोई जो है जो है घोटाला ना हो, इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो है अकाउंटिंग की जाती है। टू प्रोवाइड इकोनॉमिक डाटा। इकोनॉमिक डाटा के लिए हेल्प करती है अकाउंटिंग। टू हेल्प इन टैक्स फिक्सेशन। जब भी कोई बिजनेस रन करता है तो कुछ ना कुछ टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। उस अगर हम अकाउंटिंग हमारी जो है एक्यूरेट होगी तो जो टैक्स हम करते हैं वो भी एक फिक्स्ड अमाउंट का टैक्स हम पे कर सकते हैं। ओके, टू डिटरमाइन एंड इवेलुएट पॉलिसीज को डिटरमाइन और इवेलुएट करने के लिए। टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ये चेक करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है कि हमारे जो अकाउंट्स है वो करेक्ट है या नहीं है। टू क्रिएट वैल्यू एंड अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटिंग से क्या होता है, एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होती है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन फ्रॉड नहीं होगी, जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो रियल ट्रांजेक्शन होगी। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है इसमें बिजनेस में। टू फॉलो लीगल बाइंडिंग्स एंड प्रोहिबिशन। मतलब जितने भी लीगल जो रूल्स होते हैं गवर्नमेंट या एजेंसीज के थ्रू प्रोवाइड किए गए या बनाए गए हैं, उनको फॉलो करने के लिए जो है अकाउंटिंग की जाती है। ओके, अब बात करेंगे कौन कौन सी जो पार्टीज है वो इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। तो जो पार्टीज होती है ना उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होती है इंटरनल यूज़र। कौन से यूज़र्स? इंटरनल यूज़र। और दूसरे जो यूज़र्स होते हैं वो है एक्सटर्नल यूज़र। कौन से यूज़र? एक्सटर्नल यूज़र। जैसे कि आप जो है एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम्स में जैसे कितने मार्क्स आए कितने मार्क्स नहीं आए ये आपकी फैमिली पूछती है, तो वो क्या है? इंटरनल यूज़र है, मतलब आपके घर परिवार के लोग हैं। और फिर अगर आपसे कोई पड़ोसी पूछे या कोई और, अगर आप न्यू कॉलेज में जा रहे हैं, वो वहाँ पे आपसे एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है उसके बारे में पूछा जाए, तो वो कौन हो गए? जो एक्सटर्नल यूज़र हो गए, क्योंकि वो आपकी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, फिर भी वो आपकी जो मार्कशीट की परसेंटेज है उसमें इंटरेस्टेड है, तो वो कौन है? एक्सटर्नल यूज़र। और वो यूज़र जो आपकी मार्कशीट में इंटरेस्टेड है लेकिन वो सिर्फ आपके घर के ही लोग हैं, तो वो हो गए इंटरनल यूज़र। ये एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल था। तो इसी तरह जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इनमें इंटरेस्टेड पार्टीज होती है उनको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय हो गया कंपनी का, वो क्या है? एम्प्लॉय इंटरनल यूज़र है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। ओके, या फिर जो कस्टमर्स है या रिसर्चर है या जो है ओनर है वो इंटरनल यूज़र हो गए। लेकिन मैनेजमेंट भी एक इंटरनल यूज़र में आता है। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्ट करने से पहले ये देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वो फाइनेंशियल पोजीशन को वो कैसे चेक करते हैं? वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से चेक करते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, जैसे क्रेडिटर, बैंकर और अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। मान लीजिए आपको लोन लेना है बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में लोन देने से पहले बैंक आपकी जो अकाउंटिंग है वो
इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, ताकि एक फाइनेंशियल डाटा बनाया जा सके कि कितना बिजनेस हमारे यहाँ ग्रो कर रहे हैं या कितने बिजनेस जो है लॉस में चल रहे हैं। जनरल पब्लिक इंटरेस्टेड होती है जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बिजनेस की। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। ओके, तो यहाँ पे 9 यूजर्स यहाँ पे दिए गए हैं: ओनर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, क्रेडिटर, बैंकर्स एंड अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, जनरल पब्लिक, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एंड रिसर्चर्स। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं बी पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की। बी पार्ट में पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपनिंग एंट्री, हाउ इज एन ओपनिंग एंट्री पोस्टेड इनटू द लेजर। ओपनिंग एंट्री क्या होती है और उसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं। ओके, ओपनिंग एंट्री एंड इट्स पोस्टिंग इनटू द लेजर। एन ओपनिंग एंट्री इज द इनिशियल एंट्री यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन अकरिंग एट द स्टार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओपनिंग एंट्री जो होती है, इनिशियल एंट्री होती है, वो यूज़ की जाती है जो ट्रांजैक्शन बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द ओपनिंग एंट्री टिपिकली इंक्लूड द इनिशियल फंडिंग फॉर द फॉर्म एज वेल एज एनी इनिशियल डेब्ट्स इनकर्ड एंड एसेट रिक्वायर्ड। जो हमारी ओपनिंग एंट्री होती है इसमें मेनली जो है 3 चीज़ें इंक्लूड होती है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना हमने फंड जो है इन्वेस्ट किया गया है, या फिर कितना हमने कर्ज लिया है उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, या हमारे जो बिजनेस स्टार्ट हो उसमें क्या क्या एसेट्स हमने यूज़ किए हैं या एक्वायर किए हैं। ओके, द ओपनिंग एंट्री इज बेस्ड ऑन द ओपनिंग बैलेंस शीट। जो ओपनिंग एंट्री है वो बेस्ड होती है ओपनिंग बैलेंस शीट पे। द वेरियस एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल दैट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड आर देन ब्रॉट फॉरवर्ड इन द बुक्स ऑफ अ प्रेजेंट अकाउंटिंग पीरियड नोन एज एन ओपनिंग एंट्री। जो सारे एसेट या लायबिलिटी, जो कैपिटल है, वो जो पिछले वाली जो है बैलेंस शीट में थे उनको जो है करंट जो हमारी बैलेंस शीट चल रही है उसमें लेके आने के पीरियड को जो है उसको भी हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। मतलब जितना हमने स्टार्ट ऑफ द बिजनेस इन्वेस्ट किया था उन सभी को करंट बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनमें नोट डाउन करने को भी ओपनिंग एंट्री कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग एन ओपनिंग एंट्री इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ यूजुअल जर्नल एंट्री। मतलब ये जो पोस्टिंग है ओपनिंग एंट्री की करंट बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये इसको हम एक जनरल एंट्री की तरह भी मान सकते हैं। अन अकाउंट विच हैज़ अ डेबिट बैलेंस, द वर्ड टू बैलेंस BD इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड इन द कॉलम। अगर कोई अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस है तो इसमें क्या, डेबिट बैलेंस में हमेशा आप क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड इन द डिटेल्स कॉलम। ओके, और अकाउंट जिसके पास क्रेडिट बैलेंस है तो उसमें बाय कैरेड बैलेंस कैरेड आएगा। देखिए टू कभी भी यूज़ होता है तो वो टू यूज़ होता है डेबिट के लिए और बाय यूज़ होता है जो है क्रेडिट के लिए। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स डिटेल्स कॉलम इन द क्रेडिट साइड। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड है स्टेट द वेरियस काउजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस शोन बाय अ कैश बुक एंड अ पासबुक। मतलब कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस क्यों हो जाते हैं, उनके जो रीजंस है वो आप यहाँ पे बताइए। तो मेनली 7 रीजंस है जिनको हम पॉइंट वाइज देखेंगे। कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड अ पासबुक बैलेंस। पहला यहाँ पे दिया गया चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। जो है चेक्स दिए जा चुके हैं लेकिन वो बैंक में जमा नहीं किए गए हैं, जिससे कि वो जो है क्रेडिट नहीं हुए हैं, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ओके, चेक्स दैट हैव बीन पेड आउट और डिपॉजिट बट नॉट हैव बीन कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक। वो चेक जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिए गए हैं लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से, जैसे कि बीच बीच कई बार होता है कि मान लीजिए आपने कोई चेक डिपॉजिट किया और उसके जो है छुट्टियाँ आ गई, 3 या 4 छुट्टियाँ आ गई, तो उस केस में आपने चेक तो जमा कर दिया बैंक में लेकिन वो क्रेडिट नहीं किया गया है बैंक में। ओके, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। मान लीजिए आपने एक जो है बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर की, उसमें आपने जो है इंटरेस्ट जो है ऐड नहीं किया। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10,000 का बैलेंस था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला है और वो जो इंटरेस्ट मिला है वो एंड ऑफ द मंथ मिला है। उससे पहले आप जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर चुके थे और आपने वो जो इंटरेस्ट मिला है वो अपनी नहीं लिखी है। ओके, इस वजह से जो है इंटरेस्ट मान लीजिए 300 रुपये का मिला है तो पासबुक का जो बैलेंस है वो 300 रुपीज़ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 300 रुपीज़ इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, in dishonors of a bills discounted with the bank, bills collected by the bank on behalf of the customer and errors in recording transactions or bank charges. Okay,
चलिए अब डी पार्ट पे आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ओके इन दोनों में डिफरेंस बताइए। ओके, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज लीगली बाइंडेड डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एन ऑर्डर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन विद इन अ प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम और ऑन डिमांड बाय द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे कि जो कस्टमर है वो लीगली बाइंड हो जाता है पेमेंट करने के लिए। ये किस लिए बनाया जाता है कि जिसने भी जो है गुड्स परचेज किए हैं लेकिन उसने पैसे नहीं दिए तो जो है उसे एक प्री डिटरमाइंड टाइम फ्रेम के अंदर या फिर जब भी जो है ओनर या बियरर चाहे उस टाइम पे एज पर दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसे पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, और अ क्रेडिटर इशूज अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू अ डेप्टर फॉर अ पेमेंट ऑफ मनी ओव्ड बाय द डेप्टर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज अवेल्ड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया डेटर। डेटर क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका एक बिजनेस है जहाँ पे आप स्टेशनरी आइटम सोल्ड करते हैं, तो आपके कस्टमर आए, उन्होंने आपसे जो है 1000 रुपीज़ का सामान लिया लेकिन आपको जो है पैसे नहीं दिए, वो बोले कि मैं कल दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे कि आप उसे जो है एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज देंगे कि आप ये बिल ले जाइए और इसकी पेमेंट जो आप 2 महीने के अंदर अंदर कर दीजिएगा। तो ये जो है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो है ओनर देता है जो है बियरर देता है डेटर को। डेप्टर नहीं होता, ये डेटर होता है, यहाँ पे बी साइलेंट होता है, डेटर को देता है ताकि जो उसका पैसा है वो लीगली उस पैसे को अवेल कर पाए। ओके, चलिए अब देखिए प्रोमिसरी नोट क्या होता है। अ प्रोमिसरी नोट ऑन द अदर हैंड इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट containing written promise to pay a certain of amount of money to its holder by an individual or entity either on demand or by the holder or at a pre-specified date। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कस्टमर आया, उसने जो आपसे 2000 रुपीज़ का सामान खरीदा। अब 2000 रुपीज़ का सामान खरीदने के बाद उसने आपको पैसे तो नहीं दिए लेकिन आपको एक प्रोमिसरी नोट दिया, एक प्रॉमिस किया कि मैं आपको ना अगले महीने की 3 तारीख को पैसे दे दूंगा और ये मेरा प्रोमिसरी नोट है। तो इसमें जो बायर होता है वो खुद ही जो है प्रोमिसरी नोट देता है जो ओनर होता है उसको। ओके, the most important features of a promissory note is once it is drawn by the debtor it need not to be accepted by the creditor। सबसे अच्छी बात क्या होती है प्रोमिसरी नोट की, अगर मान लीजिए जो हमारा डेटर है जिसने हमसे उधार पे सामान खरीदा है उसने हमें कोई प्रोमिसरी नोट दिया तो ये हमारी मर्जी है कि हम उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं होता कि जो क्रेडिटर है वो प्रोमिसरी नोट जो है एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉडर्न बिजनेस लाइज इन द रोल एज written commitment between two parties that confirm a financial transaction has been agreed upon। अब ये जो मेथड होते हैं मॉडर्न बिजनेस में ये डॉक्यूमेंट्स बनाने के, इससे क्या होता है कि एक रिटर्न कमिटमेंट मिल जाती है मतलब ओनर को भी और कस्टमर को भी कि हमें जो ये ट्रांजेक्शन इतनी तारीख तक कंप्लीट करनी ही है। ओके, दे आर यूज्ड इन बिजनेस टू सेटल द आउटस्टैंडिंग डेब्ट बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजेक्शन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ऑफन यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड whereas promissory notes are used most often in domestic case trade। जो bills of exchange है उसका मेनली यूज़ हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन जो हमारा जो promissory note है उसका हम जो यूज़ है वो छोटे बिजनेसेस के लिए करते हैं, डोमेस्टिक ट्रेड के लिए करते हैं, लेकिन जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसका इंटरनेशनल ट्रेड और अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक ट्रायल बैलेंस पे बेस है। ए पार्ट कहता है इस ट्रायल बैलेंस अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट इफ नॉट डिस्कस द एरर्स व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1-2 में जो है ट्रायल बैलेंस में ये पूछा जाता है, पूछा गया है कि क्या ट्रायल बैलेंस से हम जो सभी एरर्स है उनका पता लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो जो ट्रायल बैलेंस है उससे सभी एरर्स का पता नहीं लगाया जा सकता। ओके, तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन सी एरर्स है जिनका पता ट्रायल बैलेंस से नहीं लगता है। ओके, अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज अ प्रूफ ओनली ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग द टोटल ऑफ अ डेबिट्स में be equal to the total of a credit, yet still there may be errors. Such errors are not disclosed by trial balance and they are
फ्रेंड्स, जो ट्रायल बैलेंस है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा टोटल क्रेडिट है और जो टोटल डेबिट है वो दोनों इक्वल है। लेकिन कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस में पता नहीं लगते हैं। तो जो पहला यहाँ पे एरर बताया गया वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ओके, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एरर है, जैसे कि फंडामेंटल जो रूल्स है वो वायलेट हो रहे हैं, तो उस एरर का पता हम ट्रायल बैलेंस से नहीं लगा सकते हैं। ओके, सेकंड जो है एरर वो एरर ऑफ ओमिशन है। मतलब अगर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड ही नहीं की है, ना तो उसकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है ना डेबिट की गई है, तो वो जो है ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा और उस ट्रांजैक्शन के बारे में पता भी नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। ओके, एरर ऑफ ओमिशन, इफ अ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। थर्ड है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, पोस्टिंग एन आइटम टू अ रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। मान लीजिए कोई अकाउंट जो है डेबिट होना था लेकिन उस अकाउंट में नहीं, दूसरे अकाउंट में हमने जो ट्रांजैक्शन है वो डेबिट कर दिया, तो वो जो बैलेंस शो होगा वो डेबिट बैलेंस ही शो होगा। वो तो सही है, ट्रायल बैलेंस ठीक आएगा, लेकिन जब जो अकाउंटिंग करनी थी सही अकाउंट में वो नहीं हुई है, पोस्टिंग की गई है रॉन्ग अकाउंट में, तो वो एरर हमारी जो है जो ट्रायल बैलेंस है उससे पता नहीं चलती है। ओके, फोर्थ एरर है एरर्स ऑफ अमाउंट इन ओरिजिनल बुक्स। इफ एन इनवॉइस फॉर अ सर्टेन अमाउंट इज एंटर्ड इन द सेल बुक एज अ डिफरेंट अमाउंट, द ट्रायल बैलेंस विल कम आउट करेक्टली सिंस द डेबिट एंड द क्रेडिट हैव बीन रिकॉर्डेड एज द इनकरेक्ट अमाउंट। मतलब मान लीजिए कोई अमाउंट है सेल्स बुक में वो गलत रिकॉर्ड किया गया है, तो जो ट्रायल बैलेंस है वो तो सही आ जाएगा, लेकिन जो डेबिट और क्रेडिट अमाउंट है वो जो है इनकरेक्ट होगा। ओके, फिफ्थ है कंपेंसेटिंग एरर्स। अगर मान लीजिए एक लेजर बनाया गया है, इफ वन अकाउंट इन द लेजर is debited with a certain amount less and other account in the ledger is credited with the same amount less, the errors cancels themselves। मान लीजिए एक अकाउंट में आपने रिकॉर्डिंग की लेकिन उसमें आपने जो है 500 की ट्रांजेक्शन को 50 रुपीज़ से डेबिट कर दिया, फिर उसी अकाउंट में जो 50 रुपीज़ को ही क्रेडिट कर दिया, तो ये जो इफेक्ट है ये टोटल इफेक्ट क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा और इसका पता ट्रायल बैलेंस से हमें नहीं लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 2 के बी पार्ट में हमें ना एक ट्रायल बैलेंस दिया गया था मार्च 31, 2017 का, जो कि ये डेप्टर्स का अकाउंट है। ओके, नेम ऑफ द अकाउंट इज सन्ड्री डेप्टर्स। देखिए डेप्टर्स क्या होते हैं, डेप्टर बोल रही हूँ, डेप्टर होते हैं। देखिए अगर कोई कस्टमर हमारा बिजनेस है, ओके, हम गुड्स को सेल करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स की सेल करते हैं, तो कुछ कस्टमर जो होते हैं वो हमें कैश में पैसा दे के जो है सामान खरीद लेते हैं, लेकिन कुछ डेटर्स क्या कहते हैं कि आज आप मुझे सामान दे दो, मैं आपको पैसा बाद में दूंगा। क्या दूंगा, पैसा बाद में दूंगा। सामान चला गया है लेकिन पैसा नहीं आया है। ओके, पैसा जो है नहीं आया है, तो उस केस में जो कस्टमर है उसको हम डेटर कहेंगे, यानी कि जो उधारी लेके जो गुड्स खरीदता है उसे डेटर कहते हैं। अब मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है और उसमें आपके जो डेटर है, यहाँ पे जो डेटर्स लिखे गए सन्ड्री डेटर, मतलब ये जो अकाउंट है ना इसमें उधारी वाले जो लोग हैं, हमारी जो उधारी है मार्केट में वो 12,80,000 की है। मतलब हमारे जो डेटर्स है वो टोटल कितने हैं, 12,80,000, मतलब 12,80,000 रुपये का जो सामान है हमने वो उधारी पे बेच रखा है। ओके, जिसमें से कि जो बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट मतलब वो कस्टमर जो मतलब पैसा दिया ही नहीं और ना देने वाले, तो वो जो होता है डेप्ट उसको हम बैड डेप्ट बोलते हैं। ओके, तो बैड डेप्ट जो है 80,000 का, 12,80,000 में से 80,000 रुपये तो पैसे आए ही नहीं। ओके, बचे कितने, 12 लाख रुपए। अब क्या करते हैं हम कि हम पहले से एक अनुमान लगा के चलते हैं, जैसे एग्जाम्स में आपको पता होता है कि अगर मेरे आगे ये बैठा है, मेरी ये फ्रेंड बैठी है और पीछे ये फ्रेंड बैठी है, तो मुझे कौन सा फ्रेंड है जो मुझे बता देगा एग्जाम में, राइट। ये कैलकुलेशंस आप करके रखते हैं। इसी तरह बिजनेस में भी हम एक प्रोविज़न बना के चलते हैं कि कौन से कस्टमर, कितने कस्टमर ऐसे हैं, कितने डेटर्स ऐसे हैं जो पैसा लौटा देंगे, और कुछ परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये जो है ना ये डेटर नहीं देने वाला पैसा, तो वो जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं कि जो बैड डेप्ट आएंगे, जो आए नहीं है लेकिन उनके लिए हम एक प्रोविज़न तैयार कर रहे हैं, तो वो होते हैं प्रोविज़न ऑफ बैड डेप्ट। अब 12,80,000 रुपये में से 80,000 तो बैड डेप्ट है ही है। ओके, अब उसके बाद हमने ये कैलकुलेट किया कि हो सकता है कि 1,40,000 रुपये और ना आए, 1,40,000 रुपये का हमें और नुकसान झेलना पड़े। ओके,
एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स 40,000, मतलब ये बैड डेब्ट्स जो हमारे हुए थे वो 80,000 के हुए थे, लेकिन अभी हमारे जो 40,000 का बैड डेब्ट है वो और ऐड हो गया, मतलब 80,000 प्लस 40,000 कितना बैड डेब्ट हो गया, 1,20,000 रुपये का बैड डेब्ट हो गया। ओके, एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेब्ट एट अ 5% ऑन डेब्टर्स। अब देखिए ये जो डेब्टर्स थे पहले कितने के थे, 80,000, 12,80,000 में से 80,000 ने नहीं दिया, तो हम जो निकालेंगे प्रोविजन फॉर डेब्टर वो इस 12 लाख पे निकालेंगे माइनस करके, लेकिन और 40,000 ने नहीं दिया, तो 12,80,000 माइनस 40,000 माइनस 80,000 पे हम जो है 5% से जो है डेटर का प्रोविजन बनाएंगे। ओके, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड शो बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जब हम जो है डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं दो तरह के बैलेंसेस होते हैं, एक होता है डेबिट बैलेंस और एक होता है क्रेडिट बैलेंस। मतलब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो एक होता है डेबिट बैलेंस, जब भी हमारे एसेट या लायबिलिटीज होंगी तो वेट फॉर अ मिनट, ये हमारा ट्रायल बैलेंस का है। सॉरी फ्रेंड्स, गलत जो है पीपीटी शो हो गई थी। अभी हम बात करेंगे जनरल एंट्रीज ऑफ बैड डेब्ट्स के बारे में। ओके, तो हमारे पास जो सन्ड्री डेब्टर्स है वो कितने के हैं, 80,000 रुपीज़ के हैं। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे जो सन्ड्री डेब्टर का अकाउंट है वो डेबिट होगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। ओके, फिर जो सन्ड्री डेब्टर का अकाउंट है वो 40,000 से और लॉस में चला गया, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास डेब्टर कितने हो गए, बैड डेब्टर्स 1,20,000, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। अब कैलकुलेट करेंगे बैड डेब्ट्स को। ओके, तो हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था कि कितने का घाटा हो सकता है वो था 1,40,000 रुपये, राइट। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि 1,40,000 रुपये का हम एस्टिमेट लेके चले थे, प्रोविजन लेके चले थे कि 1,40,000 रुपये का ये हमारा बैड डेब्ट आएगा। ओके, तो ये जो बैलेंस है ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और असल में हमारा बैड डेब्ट कितने का आया है, ये 1,20,000 का है। तो ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट साइड जाएगा और ये बैलेंस है ये कैरिड डाउन है, क्या कौन सा बैलेंस है, कैरिड डाउन। ओके, अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 1,40,000 और 1,20,000, मतलब अभी जो हमने प्रोविजन बनाया था कि हमारा जो घाटा होगा वो 1,40,000 का होगा, उसमें से घाटा सिर्फ 1,20,000 का होगा, मतलब 20,000 रुपये अभी भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड रहेंगे। ओके, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, डेबिट बैलेंस 1,60,000 और क्रेडिट बैलेंस कितना हो गया, 1,60,000। ओके, जब हम न्यू प्रोविजन बनाएंगे सन्ड्री डेब्टर्स का बैड डेब्ट के लिए, तो जो 12,40,000 रुपये है और 12,40,000 रुपये है, जिसमें से कि हम 12,80,000 रुपये में से 12,40,000 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि 12,80,000 का हमने बैड डेब्ट का अकाउंट बनाया था जिसमें कि हमारा 80,000 का पहले लॉस हो चुका था, उसके बाद भी एक लॉस हुआ है जो 40,000 का था, तो उसको हम माइनस करेंगे। उसको माइनस करने के बाद उसका जो 5% है वो निकालेंगे, तो हमारा 5% आता है 62,000। ओके, अब ये जो 62,000 है इसको 1,20,000, मतलब जो पुराना प्रोविजन आया था ना उसमें से हम माइनस कर देंगे। हमारा पुराना प्रोविजन कितना था, 80,000 प्लस 40,000 में से 62,000 माइनस कर देंगे तो माइनस 58,000 आ गया। तो जो नया प्रोविजन बनाएंगे वो पुराने प्रोविजन से जो है वो 58,000 रुपये एक्सेस होगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। डाउटफुल डेब्ट अकाउंट हम फिर से ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन से कस्टमर हमें कितना पैसा नहीं देंगे या कितना पैसा डूबने वाला है। तो उसमें जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ है वो 1,20,000, मतलब 1,20,000 रुपये का ऑलरेडी हमें घाटा हो चुका है। ओके, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट हुआ है 58,000 से, क्योंकि जो हमने 5% निकाला है वो 58,000 आ रहा है, राइट, माइनस करके 58,000 आ रहा है, सॉरी दोनों को माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है। अब ये जो 1,20,000 रुपये है इसको यहीं लिख लेंगे, और जो कैरी डाउन हो रहा है बैलेंस वो 62,000 है, तो दोनों जो है टैली हो जाएंगे। सो इन द फाइनल बैलेंसेस इन द बैड डेब्ट्स एंड द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट आर 1,20,000 एंड 62,000, मतलब जो फाइनल बैलेंस होगा बैड डेब्ट मतलब जो आखिर में हमारा घाटा हो चुका है वो है 1,20,000 का, और जो घाटा होने वाला है हमने और प्रोविजन बनाया वो है 62,000 का। ओके, द बैलेंस इन द सन्ड्री डेब्टर इज अमाउंट इज 12,40,000, जो बैलेंस है सन्ड्री डेब्टर का वो अब कितने का है, 12,40,000 का, क्योंकि इसमें से 12,80,000 था जिसमें से कि हमने 12,80,000 में से हमने 40,000 माइनस कर दिए थे, इस वजह से जो हमारे सन्ड्री डेब्टर का अमाउंट है वो 12,40,000 है। दिस बैलेंसेस वर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ओके, आई होप फ्रेंड कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है फिलिप्स रेडियो एंड कंपनी दिल्ली सेंट वन कंसाइनमेंट टू चंदेर एंड कंपनी मुंबई कंटेनिंग 100 रेडियो सेट्स इनवॉइस्ड एट ₹100 ईच ऑन January 6, 2017। अब कोई फिलिप्स एंड रेडियो कंपनी है जिन्होंने की जो है कंसाइनमेंट दी है चंदेर एंड कंपनी को। आई होप कि आपको कंसाइनमेंट के बारे में बेसिक थिंग्स पता होगी। अगर नहीं पता तो आप जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें कंसाइनमेंट एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पे January 6, 2017 को जो है फिलिप्स रेडियो ने जो है मुंबई 100 रेडियो सेट जिनका हर एक का प्राइस कितना है ₹100, वो कंसाइन किए। किसको किए? चंदेर एंड कंपनी, ये कंसाइनी है हमारे। ओके, फिलिप्स रेडियो एंड कंपनी पेड 1000 ऑन द सेम डे। जो फिलिप्स रेडियो थी उन्होंने वो 1000 रुपीज़ सेम डे जो है पे किए कंसाइनी को। तो ये कंसाइनी के लिए क्या हो गया? एडवांस हो गया। द कंसाइनी रेमिटेड 5000 एज एन एडवांस। अब कंसाइनी ने क्या किया? 5000 रुपये का हमें एडवांस दे दिया। किसको दे दिया? कंसाइनर को एडवांस दे दिया। ओके, बैंक ड्राफ्ट ऑन January 14। द कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन द सेल प्रोसीड। अगर मान लीजिए जो कंसाइनर है उसने ये बोला कि 100 रेडियो है और हर एक रेडियो जो है वो 100 रुपये का बेचना है। ओके, तो अगर वो मतलब जिस प्राइस जो प्राइस कंसाइनर ने बोला है उस पर बेचता है तो उसको कितने % कमीशन मिलेगा? 10% कमीशन मिलेगा। ओके, ऑन द सेल प्रोसीड ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड द कंसाइनी पेड 1000 फॉर फ्राइट एंड 500 फॉर गोडाउन चार्जेस। अब जितने भी चार्जेस जो है ना ये कंसाइनी स्पेंड कर रहे हैं उस आर्टिकल्स को या उस सामान को बेचने के लिए, वो सभी जो एक्सपेंसेस है वो कंसाइनर के थ्रू जो है उठाए जाएंगे। उन January 28 ये भेजे कब थे? जनवरी 6 को। और 28 जनवरी को चंदेर एंड कंपनी सोल्ड गुड्स एट 200 पर रेडियो सेट एंड रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू फिलिप्स रेडियो एंड कंपनी। पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कंसाइन नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक ऑफ कंसाइनर। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इनकी जनरल एंट्रीज करनी है कंसाइनर की और लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, तो जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो उसमें हम डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट डालेंगे। अब ये जो कंसाइनमेंट है उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट में 10,000 के गुड्स भेजे गए हैं और जिसको भेजने में जो है 1000 का खर्चा हुआ है। तो जो गुड्स है वो देखिए, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट होता है इसको हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें जो एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में ये जो 10,000 के गुड्स है ये खर्चा है या एक्सपेंस है, तो इसमें ये डेबिट होगा और ये जो एक्सपेंसेस है ये भी डेबिट होगा। ओके, 1000 रुपीज़ भी जो है डेबिट हो रहा है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी कि ये जो कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस है और कंसाइनमेंट अकाउंट है ये क्यों डेबिट हो रहा है 1000 रुपीज़ 10,000 से और 1000 से। अब बैंक अकाउंट में जो है 11,000 रुपये जो है आए हैं, क्रेडिट हुए हैं, राइट। मतलब जो कंसाइनी है उसने पेमेंट की है ना कि आपके जो है रेडियो सेट्स बिक गए और उन्होंने 11,000 की पेमेंट की है, तो वो जो है वो एज आ उनकी इनकम जो है कंसिडर की जाएगी, तो वो है क्रेडिट होगा। ओके, January 14, 2017 की हम बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जब मतलब पैसे आएंगे तो डेबिट होगा और जाएंगे तो क्रेडिट होगा। ओके, चंदेर और कॉरपोरेशन का अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। ओके, चलिए अब January 28, 2017 को चंदेर एंड कॉरपोरेशन का अकाउंट डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। कंसाइनमेंट January 2017 को और January 28, 2017 को कंसाइनमेंट अकाउंट 1500 रुपये से डेबिट होगा और चंदेर और कॉरपोरेशन का अकाउंट जो है क्रेडिट होगा। और फिर January 28, 2017 को जो चंदेर एंड कॉरपोरेशन का अकाउंट है वो 2000 रुपये से जो है डेबिट होगा और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, आई होप कि आपको ये ट्रांजेक्शन्स क्लियर हुई होगी जनरल एंट्रीज। अब बात कर लेते हैं लेजर अकाउंट की। तो जब हम लेजर अकाउंट करेंगे कंसाइनर के लिए तो जो है बैंक अकाउंट में से 10,000 रुपये गए हैं तो वो एक एक्सपेंस है और इसको हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो 10,000 रुपये डेबिट होंगे और जो चंदेर एंड कॉरपोरेशन का अकाउंट है उसमें 20,000 रुपये क्रेडिट होंगे। ओके, क्योंकि 200 रुपये पर पीस जो है भेजा गया रेडियो, तो यहाँ पे ये इनकी इनकम है। और कंसाइनमेंट अकाउंट के एक्सपेंसेस जो है डेबिट होंगे और जो चंदेर और कॉरपोरेशन का अकाउंट है उसका 1500 रुपये से क्रेडिट होगा। चंदेर और कॉरपोरेशन का अकाउंट 15 रुपये से डेबिट होगा और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट -9,000 13,000 और 13,000 से -9,000 से क्रेडिट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो लेजर का टोटल आया 13,000 जो कि मैच हो रहा है। यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट जो है चंदेर एंड कॉरपोरेशन का भी लेजर अकाउंट यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। महेश
keeps his books in a single entry system. His position on March 31st 2016 was as follows: cash in hand 2400, cash at bank 25,500, debtors is equals to me 18,400, stock is equals to me 28,600, furniture is 5,000, creditors is 8,700, expenses outstanding is 2,000. On October 1 2017, Mahesh introduced 10,000 an additional capital in the business, out of which a machine costing 5,000 was purchased for the businesses drawing during the year, total 2,000 rupees. On March 31st 2017, his position was cash in hand is 12,600, cash at bank is 27,500, debtors is 24,200, stock is 31,500, furniture is 4,500, creditor is 20,200, prepared insurance is 200 rupees. Prepare the necessary statement of affairs and a statement of a profit for the year ending March 31st 2017 and ascertain the profit or loss. अभी महेश जी है जिनका है सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, तो इनका जो है कुछ डाटा दिया गया है कि ये ईयर के स्टार्टिंग में ये डाटा था और ईयर के एंड में जो है ये डाटा था। अब आप ये बताइए कि पूरे साल में जो है प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ओके, ये हमें बताना है। ओके, चलिए अब जो है इनके पहले हम लिख लेंगे जो जो चीज़ें गिवन है हमें, तो हम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे कि उसकी हेल्प से जो है हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन 31st मार्च 2017। तो वहाँ पे एसेट कितने हैं हमारे पास, कैश इन हैंड कितना है, कैश बैंक में कितना है, डेटर कितने हैं, स्टॉक कितना है, फर्नीचर कितना है और टोटल कितना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 79,900। अब बात करेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ की, तो 20,700 रुपये की जो है हमारी लाइबिलिटी है। ओके, कैपिटल इज इक्वल्स टू में टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। अगर हमें कैपिटल निकालनी है तो टोटल एसेट को टोटल लाइबिलिटी से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये जो कैपिटल है ये भी आ जाएगी। ओके, अब हमारे पास तीनों चीज़ आ गई। हमारे पास जो है कैपिटल भी हमें पता है, एसेट्स भी हमें पता है और लाइबिलिटी भी ये पता है हमें। ओके, अब चलिए अब नेक्स्ट जो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे वो 31 मार्च 2017 की बनाएंगे, जिसमें कि हम एसेट जो कैश है वो भी एक एसेट है, बैंक में कैश है वो भी एसेट है, डेटर्स जो है वो भी हमारे एसेट है, जिन्होंने पैसा दिया नहीं है कस्टमर से लेकिन फ्यूचर में वो जो कस्टमर है वो पैसा दे देंगे, तो वो जो डेटर्स है वो भी हमारे एसेट है, स्टॉक भी हमारा एसेट है, फर्नीचर भी हमारा एसेट है। तो टोटल एसेट जो है महेश जी के वो ये हो गए 39,300। ये कब के है, 31 मार्च 2017 के। ओके, अब बात करते हैं लाइबिलिटी की, तो उनको जो है क्रेडिटर्स मतलब 20,200 रुपये जो है किसी को चुकाने हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस का पेमेंट कर चुके हैं वो, तो 200 रुपये का वो जो है लाइबिलिटी थी उनकी। अब टोटल लाइबिलिटी क्या होगी, 2,400। ओके, अगर हमें कैपिटल निकालनी हो तो कैपिटल क्या होगी, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। ओके, चलिए अब बात करते हैं ओपनिंग कैपिटल की, जो मार्च 31st 2016 में ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस मतलब स्टार्टिंग में जो बैलेंस था, कैपिटल जो थी वो थी 59,200 रुपीज़। ओके, अब जो है एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की गई थी वो 10,000 रुपीज़ की इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इन्होंने क्या किया, ड्रॉइंग की 2,000 रुपीज़ से। ओके, और जो एडजस्टेड कैपिटल होगी वो हमारी है 67,200। देखिए यहाँ पे टोटल कैपिटल हमारी कितनी थी, 69,900। अब मैं आपको जो है रेड पेन से या ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देती हूँ इसको। जो हमने 2017 की कैपिटल निकाली थी वो 69,900 आई थी, लेकिन उसमें से उन्होंने 2,000 रुपये निकाल लिए थे। कितने निकाल लिए थे, 2,000 रुपये निकाल लिए थे। तो हम इसको जब एडजस्ट करेंगे तो हमारी जो एडजस्टेड कैपिटल है वो आएगी 67,200। ओके, चलिए अब जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 69,900 है। और प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल, मतलब जितना कैपिटल हमने जो है लास्ट में मिला है हमको और जितना एडजस्ट किया गया वो हो जाता है 2,700 रुपये। तो 2,700 रुपये का महेश जी को जो है प्रॉफिट हुआ है 2017 में। ओके, 31 मार्च 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट में पूछा गया, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ टर्म्स सब्सक्रिप्शन एंड लेगेसी व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। हमें जो है सब्सक्रिप्शन और लिगेसी के बारे में बताना है। और ये बी पार्ट में बोला गया, मोहन एंड सन्स परचेस्ड मशीनरी फॉर 25 लाख रुपीज़ ऑन April 1, 2017। द मशीन वाज डेप्रिसिएटेड एट 10% पर ईयर अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। ऑन April 1, 2016 they changed the method of depreciation from straight line method to written down value method of depreciation without changing the rate. Show the machinery account from April 1, 2013 to March 31st 2017। ओके, तो यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, सब्सक्रिप्शन के बारे में आप जानते ही होंगे कि जैसे आपने किसी चीज़ की मेंबरशिप ले रखी है, वो जो मेंबरशिप होती है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड होती है कि आपने 1 साल की सब्सक्रिप्शन ली है, 2 साल की सब्सक्रिप्शन, आप जो उसको रेगुलर बेसिस पे जो है अपडेट कर सकते हैं। ओके, सब्सक्रिप्शन आर अमाउंट्स पेड बाय द मेंबर्स ऑफ अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एट अ रेगुलर इंटरवल्स टू कीप देयर मेंबरशिप एक्टिव। मतलब जो है सब्सक्रिप्शन क्या होती है, मेंबर्स के थ्रू पेड की जाती है ताकि वो जो अपनी मेंबरशिप है उसे एक्टिव रख पाए। ओके, द इट इज़ द मेन एंड रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन ट्रेडिंग और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ये बहुत ज़्यादा बड़ा इनकम सोर्स होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। सब्सक्रिप्शन आर ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। जो सब्सक्रिप्शन है उसे हम जो है रेवेन्यू रिसिप्ट के तौर पे ट्रीट करते हैं एंड क्रेडिटेड एंड आर क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन एन एक्यूरेट बेसिस। ये जो सब्सक्रिप्शन है इसको हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं एक्यूरेट बेसिस पे। ओके, ओनली सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट अकाउंटिंग ईयर आर ट्रीटेड एज इनकम। अब बात करते हैं लेगेसी की। जैसे मान लीजिए कोई जो है कस्टमर था जो कि आपकी संस्था से जुड़ा और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई, लेकिन उसने मरने से पहले जो है ये लिखा था कि मैं इस संस्था को अपनी पूरी जो प्रॉपर्टी दे के जाऊँगा, तो ये कहलाती है लिकेसी। लिकेसी इज एन अमाउंट रिसीव्ड बाय अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एज पर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। इट इज़ लाइक अ डोनेशन एंड इज ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर, देयरफॉर इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हाउएवर इट ऑल्सो मे बी ट्रीटेड एज एन इनकम एंड मे बी टेकन एज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके फ्रेंड, ये दोनों हो गए हैं, ए पार्ट के दोनों पार्ट्स हो गए सब्सक्रिप्शन और लीगेसी के। अब बात करते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन की। तो ये जो मोहन एंड सन ने मशीनरी खरीदी थी, यहाँ पे जो 2016 तक 3 साल तक जो है हम जो है स्ट्रेट लाइन मेथड जो लगाया गया है 10 ईयर्स के लिए 10% पर ईयर के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है डेप्रिसिएशन वैल्यू पता करेंगे कि कितनी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है। और फिर अगर हमें जो WDVD है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, उसके अकॉर्डिंग जो है 1 ईयर की जो उसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट में 25 लाख आएगा और फिर जो 3 साल की यूज़ हो चुकी है ना डेप्रिसिएशन वैल्यू, उसके बाद जो वैल्यू बची है वो होगी सैल्वेज वैल्यू। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसेट में से सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे अपॉन में यूजफुल लाइफ। ओके, तो इस मेथड से हम जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन की मैंने की नहीं है, आप करके देख लीजिएगा, अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। के लिए 3 पे जो है शॉर्ट नोट बताइए। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जॉइंट वेंचर है ना, ये मोस्टली एग्जाम्स में मैं आपको जो है 10 ईयर्स के एग्जाम्स का एनालिसिस करके बता रही हूँ कि जॉइंट वेंचर हर एग्जाम में पूछा गया है। ओके, तो जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस बताना है हमें ए पार्ट में। बी पार्ट में पूछा गया गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सी है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, डी है कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व और ई है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो चलिए एक एक करके करते हैं। फर्स्ट है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में डिफरेंस बताना है। ओके, अ जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर 2 or more entities collaborate for a specific project or a limited time. In contrast, a partnership is a long-term business relationship where individuals or entities share the responsibilities, profit and losses of an ongoing business enterprises. देखिए मैं आपको ये जो है एक एग्जांपल से बताऊंगी। जैसे मान लीजिए एक आपने गुड़गांव देखा होगा, गुड़गांव में बहुत सारी एमएनसीज है। तो एक एमएनसी जो है मान लीजिए हमारी कंसेंट्रिक्स है। ओके, और एक एमएनसी हमारी WNS है। ओके, मतलब ये जो नाम है ये आपको नाम याद नहीं करने पड़ेंगे, मैं इन कंपनीज का बस नाम ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, एक और हमारी कंपनी है जिसका नाम है क्वात्रो। ओके, तो ये 3 कंपनी है। अब तीनों के पास जो है एक क्लाइंट आया US से। क्या है, एक क्लाइंट USA से आया और उसे जो है अपना एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पीरियड 3 साल के लिए वो प्रोजेक्ट जो है इंडिया में काम करवाना है। उस प्रोजेक्ट पे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। लेकिन जो है कोई भी कंपनी, तीनों में से कोई भी कंपनी अकेली कैपेबल नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को ले पाए। तो वो क्या करेगी, कंसेंट्रिक्स क्या करेगी, अपनी एक पर्टिकुलर टीम भेजेगी जो टीम उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए कैपेबल है। ओके, और WNS अपनी एक जो है अलग टीम भेजेगी और जो क्वात्रो है हमारी थर्ड कंपनी वो भी अलग एक जो है स्पेसिफिक टीम भेजेगी। अब ये जो तीनों टीम है, वैसे तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट एंटिटीज से बिलोंग करते हैं ये सभी एम्प्लॉय, लेकिन ये कंबाइन हुए कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो ये जो होता है ये कहलाता है जॉइंट वेंचर। आई होप कि आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। चलिए अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू ही नहीं हुआ है, तो मैं एक जो हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ जो ये सोच रही हूँ कि मुझे ना एक बिजनेस शुरू कर
ओके। ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड है, वो भी सोच रहा है कि ना यार नौकरी कर करके परेशान हो गया, एक बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। तो वो भी बिज़नेस शुरू करना चाहता है। तो हमारे दोनों की जो राय है ना वो एक ही राय है कि हम दोनों को बिज़नेस शुरू करना है। अब मान लीजिए हम दोनों को एक पर्टिकुलर बिज़नेस पसंद आ गया, जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड्स या फिर स्टेशनरी का बिज़नेस हमें पसंद आ गया, तो हम दोनों क्या करेंगे, स्टेशनरी के बिज़नेस में मैं भी अपना पैसा लगाऊंगी और मेरा जो फ्रेंड है वो भी अपना पैसा लगाएगा। ओके। और हम दोनों जो है अपना टाइम भी देंगे, एनर्जी भी देंगे, और अगर लॉस हुआ तो भी हम दोनों का, और प्रॉफिट हुआ तो भी हम दोनों का। तो ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये होती है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है वो तीनों एम्प्लॉय की तरह है, तीनों कंपनीज की तरह कि सिर्फ 3 साल तक जो है हमारे पास प्रोजेक्ट है, जब तक हम कंबाइन होकर करेंगे, काम करेंगे, और जैसे ही 3 साल के बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपना काम देंगे और तुम अपने एम्प्लॉयज़ को अपना काम देना, ऐसा नहीं होता है पार्टनरशिप में। ओके। चलिए, अ जॉइंट वेंचर इज अ बिजनेस अरेंजमेंट वेयर 2 or more entities collaborate for a specific project or a limited time. In contrast, a partnership is a long-term business relationship where individuals or entities share the responsibilities, profit and losses of an ongoing business enterprises. A joint venture often involves the creation of a separate legal entities. Okay. यहाँ पे एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी बनाई जा सकती है। वेयर एज पार्टनरशिप आर नॉट नेसेसरीली डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज़, पार्टनरशिप में अलग जो है लीगल एंटिटीज़ नहीं होती हैं। चलिए अब बात करते हैं बी पार्ट में, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है ना वो इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक चलता रहेगा, मतलब हमारा बिज़नेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा और हमारी जो अकाउंटिंग है वो भी हमें हमेशा करनी पड़ेगी। तो यही कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, हमें ये मान के चल रहा है कि बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। Okay, the going concern concept is a fundamental accounting principle that assumes that a business will continue to operate for the foreseeable future. This means that companies should not be able to cover their current operating cost but have enough resources and earn profit to meet their long term liabilities. चलिए अब सी पार्ट पे चलते हैं, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। A self balancing system is a system whereby separate trial balance can be taken out from each ledger. Under this system, each ledger is maintained under the double entry principle, that is a principle of a double entry is completed with the ledger itself. To make the ledger balance, a separate account is open for such discrepancies under the system which is known as the adjustment account. देखिए सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्या होता है, देखिए जो नॉर्मल बैलेंसिंग सिस्टम है उसमें हम जो है हर एक लेजर की अपनी एक जनरल एंट्री नहीं बना सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, एक सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम बनाया जिसमें कि जो हमने एक जनरल लेजर बनाया, एक परचेज लेजर बनाया और एक सेल्स लेजर बनाया। तो 3 पार्ट्स में जो हमने सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें डबल एंट्री की हेल्प से जो हर एक लेजर है उसका अपना एक ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा और इसके अलावा एक सेपरेट अकाउंट भी क्रिएट किया जिसको हम जो है एडजस्टमेंट अकाउंट जो है बोलते हैं, जिसमें अगर कोई गलती है या कोई डिस्क्रिपेंसीज है उसको नोट डाउन किया जाएगा। ओके। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड फॉर अ फाइनेंस लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोजेक्ट टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस। इट इज द कैपिटल एक्सेस ऑफ द कंपनी, दे आर क्रिएटेड फॉर अ स्पेशलाइज्ड लॉन्ग टर्म पर्पस। Meanwhile, revenue reserve is created for a meet multiple process. It is created from the revenue turnover earned in the usual course of the business. देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेवेन्यू रिजर्व और जो कैपिटल रिजर्व है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल रिजर्व से आप जैसे कि समझते ही है कि मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपीज़ पर मंथ है, या आपके अकाउंट में अभी आप मान के चलिए कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है। कितने लाख रुपीज़ है, 1 लाख रुपीज़ आपके अकाउंट में पड़े, ये आपकी क्या है, कैपिटल है। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ में से जो है आपने मान लीजिए 40,000 रुपीज़ जो है इमरजेंसी के लिए निकाल के रखे। कितने रुपए निकाल के रखे, 40,000। तो ये जो है आपकी है कैपिटल रिजर्व है, क्या है आपकी कैपिटल रिजर्व। ओके। अब मान लीजिए आपकी सैलरी आई है इस मंथ जो क्या है 50,000 रुपये। वैसे आपकी नॉर्मली सैलरी आती है 30,000 रुपये, लेकिन इस मंथ क्या आपकी सैलरी कितनी आई है, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में आपने सोचा अरे यार मेरी तो सैलरी 30,000 ही आती है, आपकी बार 50,000 आई है, तो एक काम करता हूँ इस 50,000 रुपये में से ना मैं ना 20,000 रुपये अपनी वैकेशन के लिए निकाल लेता हूँ। मतलब आपकी सैलरी एक्स्ट्रा आई, मतलब आपका कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ, रेवेन्यू जनरेट हुआ, उस रेवेन्यू में से आपने क्या सोचा कि मैं ना एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेता हूँ जिससे ना मैं वैकेशन पे जा पाऊँगा। तो ये जो आपकी रेवेन्यू से आपने जो है एक रिजर्व निकाला है अमाउंट का फॉर मल्टीपल पर्पसेस, आप हो सकता है कि उसको अपने वैकेशन के लिए यूज़ करें या किसी हॉलीडे के लिए कहीं और जाने के लिए यूज़ करें, तो वो जो है आपका
रेवेन्यू रिजर्व है। ओके, तो यही यहाँ पे बोला गया है अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कि कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोजेक्ट। जो आपने सेविंग की थी ना 1,00,000 रुपीज़ में से, तो वो एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोजेक्ट था। एंड राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेज, इट इज द कैपिटल एक्सेस ऑफ द कंपनी, दे आर क्रिएटेड फॉर स्पेशलाइज लॉन्ग टर्म पर्पज। वेल मीन वेल अ रेवेन्यू रिजर्व इज आर क्रिएटेड टू मीट मल्टीपल पर्पज, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द रेवेन्यू टर्न ओवर एंड इन द यूजुअल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ओके, चलिए अब देख लेते हैं ई पार्ट में स्ट्रेट line method of depreciation. The straight line method of depreciation method is the process of allocating the cost of an asset over its entire working period in equal amount. A fixed percentage is charged in the initial cost of an asset, usually every year. Therefore, the asset value reduces uniformly, finally reaching its scrap value or at the end of the useful life. देखिए, मैं आपको ना ये एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लीजिए आपने ना एक फैक्ट्री लगाई, क्या लगाई, एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री में आप जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको जो है वो चाहिए, ट्रक चाहिए। क्या चाहिए? ट्रक। आपको फैक्ट्री में क्या चाहिए? एक ट्रक चाहिए। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, तो ट्रक में ना आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए, वैसे 5 लाख का आता नहीं है ट्रक, लेकिन मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो वो जो 5 लाख रुपए ना वो ट्रक की वैल्यू हो गई। अब मान लीजिए आप उस ट्रक को आप चलाएंगे तो उसकी जो यूज़फुल वैल्यू है वो 10 साल की, कितने साल की है? 10 साल की है। मतलब 5 लाख को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 50,000 रुपये हो गए, राइट। मतलब हर साल जो ट्रक की वैल्यू है वो 50,000 रुपये से कम होती चली जाएगी। कितने से कम होती चली जाएगी? 50,000 रुपये से। ये जो मेथड है डेप्रिसिएशन निकालने का, उसे बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं? SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, आई होप कि फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।